हेलो एंड वेलकम्स टू ऑल न्यू सीरीज ऑफ पेपर स्टडी कास्ट। तो इस सीरीज में हम कवर करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 और क्लास 10 के सोशल साइंसेस और इंग्लिश ग्रामर को, वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिवाइज सिलेबस के अनुसार हमें कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है और कौन कौन सी छोड़नी है। देखिए गाइस, सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो चाहे कोई एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ डिफरेंसेस बनाती है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में। तो ठीक है, चलिए समझते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है हमें। तो क्लास 9 के कोर्स स्ट्रक्चर में आपके पास 4 बुक हैं, सोशल स्टडीज़ के 4 बुक हैं, जिनमें पहला बुक है आपका इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो आपका हिस्ट्री का बुक है। दूसरा जो बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये आपका ज्योग्राफी बुक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये आपका सिविक्स का बुक है। और फिर इकोनॉमिक्स, ये आपका चौथा बुक है। तो 4 बुक आपके पास हैं। इन चारों में से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हो जाएंगे आपका मिला के 80। अब आप मेरे से पूछेगा सर 20 मार्क्स और कहाँ गए? तो 20 मार्क्स कहीं गए नहीं है गाइस। 20 मार्क्स बेसिकली आपका इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा, स्कूल की तरफ से इंटरनल असाइनमेंट होगा, उसी पे ये 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बात तो तय है कि ये 20 मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा है। अगर आप अच्छे से कॉपी वगैरह मेंटेन करते हैं तो ये 20 मार्क्स स्कूल आपको आसानी से दे देगा। अब बच गया ये 80 मार्क्स। तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं हर एक सब्जेक्ट के वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के पार्ट वाइज हम लोग समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में, तो कोर्स कंटेंट में हमारा है क्या। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं अपने हिस्ट्री से। ओके, तो हिस्ट्री को आपके 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है उसे बोलते हैं इवेंट एंड प्रोसेस। ओके, और इसमें 3 थीम आएंगी, इट मीन्स 3 चैप्टर्स आएंगे और तीनों कंपलसरी है। ओके, और जो दूसरा थीम है वो मैं आपको भी अभी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये है आपका दूसरा थीम, इट मीन्स दूसरा सेक्शन आपका लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ओके, इसमें आपको 2 थीम पढ़नी है, इट मीन्स कि 2 यूनिट्स पढ़नी है, 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, और 2 में से कोई एक क्या होगा, एक से आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ, हमारे इस वीडियोज़ में, हमारे इस चैनल पर पूरा का पूरा क्या होगा, दोनों ही चैप्टर को कवर हम लोग करने जा रहे हैं। ताकि आपको आगे चल के आपको जो पसंद आए, चाहे वो फॉरेस्ट एंड सोसाइटी आए या फिर पेस्टोरलिस्ट कंटेंट आए, ओके, मॉडर्न वर्ल्ड का, इन दोनों में से कोई भी है तो आप उसको कवर कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं पहले सेक्शन में हमारा क्या है। तो पहला सेक्शन में सबसे हमारा पहला चैप्टर जो आएगा वो आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है सोसाइटी, 18वीं सेंचुरी में कैसा सोसाइटी था फ्रेंच का, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद रिवॉल्यूशन कैसे शुरुआत हुई, रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई, हाँ, वो कैसे हुई, ये चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे दूसरे सब टॉपिक्स में, इस चैप्टर के दूसरे सब टॉपिक में हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो हमारा एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, कैसे फ्रांस जो है मोनार्की को बैन किया, खत्म किया, ओके, और एक रिपब्लिक बन के उभरा पूरे के पूरे यूरोप में, ये हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वुमेन्स का, वुमेन्स का क्या रोल रहा रिवॉल्यूशंस में, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले, इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा सेकंड लास्ट जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का होगा एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी गुलाम प्रथा कैसे खत्म की गई, इस चीज़ के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे और अच्छे तरीके से। ओके, तो लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर में है वो है रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में कैसे रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट किया, ये चीज़ हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो चैप्टर हमारा आ जाता है वो आ जाता है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि हमें सब टॉपिक्स क्या क्या कवर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे सोशल चेंजेस का जो एज था। ओके, समाज में जो चेंजेस आ रहे थे, सोशल चेंजेस का जो एज था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समाज में जो चेंजेस आ रहे थे उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ। ओके, और इसी को नेक्स्ट टॉपिक में इसका एक पार्ट पढ़ेंगे। बेसिकली जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फेब रिवॉल्यूशन और एक है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जिसमें से केवल और केवल आपको जो कवर करना है वो फेब रिवॉल्यूशन को कवर करना है। ओके, पेट्रोगेट के फेब रिवॉल्यूशन को कवर करना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रशियन रिवॉल्यूशन 2 पार्ट में बटा, फेब रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ओके, तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन में केवल और केवल हमें पढ़ना है कि चेंजेस क्या क्या आए। ओके, आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, रशियन अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में, ये चीज़ हमें देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें कवर करनी है वो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन और यूएसएसआर के बारे में, कि कैसे क्या इंपैक्ट डाला पूरे वर्ल्ड पे रशियन रिवॉल्यूशन और यूएसएसआर का एग्जिस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ, अपराइज कैसे हुआ यूएसएसआर का। ओके, जो थर्ड चैप्टर हमारा है वो कवर करेगा आपका नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर को। हिटलर के बारे में आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें सुन ली होंगी। ओके, अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें हिटलर के बारे में सुनी होंगी। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के आइडियोलॉजीज़ को, उनके डीड्स को हम लोग इसमें समझने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम
कवर करेंगे बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रशिया, ये जर्मनी में, बेसिकली जर्मनी में, रशिया में नहीं, बेसिकली जर्मनी में क्या हुआ कि एक डेमोक्रेटिक स्टेब्लिशमेंट हुआ। और उसका जो हेड बनाया गया उसे वीमर रिपब्लिक को बनाया गया। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर में और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे हिटलर का राइज कैसे हुआ, पावर में कैसे आ गया हिटलर कैसे पावरफुल इंसान बना, इट मीन्स कि वो गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करने लगा। फिर नाजी का वर्ल्ड वाइड व्यू देखेंगे कि नाजी दुनिया के बारे में क्या सोचते थे, कैसे देखते थे दुनिया को, नजरिया क्या था उनका। फिर आगे कि यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस किए थे ये नाजी जो लोग थे, वो कैसे यूथ को, कैसे उनका एकेडमिक्स को, कैसे उनके लैंग्वेजेस को, कैसे उनके सेंटिमेंट्स को अपने तरफ झुकाने का काम किए थे। इस चीज़ में हम लोग को ये कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग को जो कवर करनी है इस चैप्टर में वो है ऑर्डिनरी पीपल्स एंड द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे उनका क्या हुआ और जो क्राइम हुए अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जो काम किए गए थे हिटलर के द्वारा, तो ये चीज़ हमें लास्ट टॉपिक में कवर करनी है। आई होप आपको पहला सेक्शन समझ में आ गया होगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आपको जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको 2 चैप्टर्स को कवर करने हैं। पहला है फॉरेस्ट एंड द कॉलोनियलिज्म और दूसरा है पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या सब टॉपिक्स कवर करनी है, तो डिफॉरेस्टेशन कैसे रोल प्ले किया कॉलोनियलिज्म में, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। और कैसे फॉरेस्ट्री को एक कॉमर्शियल व्यापार से जोड़ दिया जाता है, कॉमर्स से जोड़ दिया जाता है, ये चीज़ को हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर में। फिर कैसे जो ट्राइब थे, जो रेबेलियन ग्रुप बन जाते हैं, वो जैसे आदिवासी वगैरह जो जंगल वगैरह में रहते थे, जो आदिवासी जंगल वगैरह में रहते थे, वो कैसे रेबेलियन बन जाते हैं, विद्रोह खड़ा करते हैं सरकार के खिलाफ। इस चीज़ को हम लोग इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे जावा में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है वो है पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें हम सब टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं पेस्टोरल नोमाड्स एंड देयर मूवमेंट। पेस्टोरल कौन होते हैं? पेस्टोरल होते हैं चरवाहे, ठीक है। वो कैसे मूव करते थे, नोमाड का जिंदगी जिया करते थे। नोमाड यानी बंजारे का जिंदगी जिया करते थे। तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे। कॉलोनियल रूल, पेस्टोरल लाइफ, तो कॉलोनियल रूल पेस्टोरल लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया, और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। पेस्टोरलिज्म मतलब होता है ग्रामीण ग्रंथ, काव्य, ये सारी चीज़ अफ्रीका का हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस हिस्ट्री का हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक एक करके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस को पूरे डिटेल में समझ लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वंस अगेन वेलकम्स टू द पीपल्स टेलीकास्ट। तो हम लोग कवर कर रहे थे इस सीरीज में वेरियस सब्जेक्ट के सिलेबस को। सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले थे। इन वीडियो में कुछ और वीडियोस में लगातार जो वीडियो आने वाले हैं, एक एक करके हम हर सब्जेक्ट को देखेंगे कि उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस के अनुसार। तो ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, हिस्ट्री का सिलेबस अगर नहीं देखा है, तो आप पहले उसे देख लें, उसके बाद यहाँ पे आके देखें। वैसे इंडिविजुअली आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बात करते हैं आज कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी ज्योग्राफी की। ये ज्योग्राफी का बुक है आपका। तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करने हैं, और एक एक करके हम लोग आज उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमें कवर करना है, पहला चैप्टर जो है इंडिया का किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम। तो इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे लोकेटेड है पूरे वर्ल्ड में, ये चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करनी है वो बात है इंडियंस नेबर्स की। इट मीन्स पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको एक टॉपिक कवर करनी है जो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, लेकिन ये एक टॉपिक ही अपने आप में बहुत वास्ट है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन से आप क्या समझते हैं? तो रिलीफ फीचर्स के एक पूरा का पूरा इंडिया जो है उसमें कौन कौन से रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। इट मीन्स कि उसका टेरेन कैसा है, उसका लैंडफॉर्म कैसे हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ना है। इसमें हम माउंटेन्स भी पढ़ेंगे, प्लेन्स भी पढ़ेंगे, डेजर्ट एरिया भी पढ़ेंगे, प्लेट्यू रीजन भी पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रीजन भी पढ़ेंगे, कोस्टल रीजन भी पढ़ेंगे, और आइलैंड्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। थर्ड जो हमें पढ़ना है वो है ड्रेनेज से कंफ्यूज ना हो आप। ड्रेनेज कुछ नहीं, रिवर ही है। इसमें बेसिकली हमें क्या कवर करना है? तो मेजर रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। मेन जो रिवर है उनके ट्रिब्यूटरीज क्या है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इस चैप्टर में समझने वाले हैं। फिर लेग्स के बारे में, वेरियस लेग्स के बारे में हम लोग समझेंगे। और
थर्ड टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं रिवर्स कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, ये हम लोग जानेंगे। और लास्टली इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हमारा डे टू डे लाइफ का पोल्यूशन जो है वो कैसे रिवर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, उनको पॉल्यूट कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर वो है क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्लाइमेट होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंसेस, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंट्रोल, क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बेसिकली नेचुरल फैक्टर्स, क्या क्या नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो। ओके, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इंडियन मानसून को पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इंडियन मानसून। और इसी के साथ इसी से जस्ट बगल में है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कैसे रेनफॉल हमारे यहाँ स्टार्ट होती है, कैसे ऑनसेट होता है मानसून, कैसे रिट्रीव्यू होता है किसका, मानसून का, तो ये चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ना है। ओके, और कैसे मानसून एक यूनिफाइड बॉन्ड की तरह काम करता है, सारे के सारे देश को एक धागे में बांध देता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस क्लाइमेट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है यानी चैप्टर 5 जो हमारा है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें टॉपिक वो है फैक्टर अफेक्टिंग द वेजिटेशन। अब आप पूछेगा ये वेजिटेशन क्या है, वेजिटेशन से आप कंफ्यूज ना हो, ये क्रॉप नहीं है। ओके, वेजिटेशंस का मतलब बेसिकली जो होता है वो होता है कि बिना ह्यूमन हेल्प के जो प्लांट्स यानी पेड़ पौधे जो उग जाते हैं, ओके, उन्हें हम वेजिटेशंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में वेजिटेशन के टाइप क्या होते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ कैसे इफेक्ट होते हैं वेजिटेशन से, और तरह तरह के वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इस वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, बचाया कैसे जा सकता है। ओके, 6 चैप्टर है हमारा पॉपुलेशन। ओके, आप बहुत अच्छे तरीके से भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है इंडिया का, इंडिया 2nd रैंक पे आता है वर्ल्ड ओवर में आफ्टर चाइना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहला इसमें जो सब टॉपिक हमें कवर करना है वो साइज के बारे में, पॉपुलेशन साइज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे होता है। इट मीन्स कि एक जगह में कहीं देखिएगा कि बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, एक जगह पर देखिएगा कहीं नहीं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो बहुत ज़्यादा है, बिहार में देखिए बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों स्टेट में बहुत ज़्यादा और राजस्थान में नहीं है। ऐसा क्यों, इस चीज़ को जानेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। ओके, तो इसी से कनेक्टेड है ये भी टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या क्या है, पॉपुलेशन चेंजेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ज्योग्राफी का भी पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलें, बिल्कुल फील फ्री, आप मेरे को कभी भी कमेंट कर सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू द पीपल्स टेलीकास्ट। तो ये हमारा 3rd वीडियो है इस सीरीज़ का। अगर इससे पहले के 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं जिनमें हम लोग ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस बिल्कुल डिटेल में समझाया कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप उसे जरूर जाके देखें। बट अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बाद में आप भी देख सकते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम का एक जो बुक है यानी जो सिविक्स का बुक है आपका। ओके, ये बेसिकली है क्या, तो आपका सिविक्स का बुक है। तो आज इसमें हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं सिविक्स के। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है आपका वो आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी क्या है और क्यों चाहिए हमें डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। इसके सब टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं। सब टॉपिक्स में हम लोग सबसे पहला जो कवर करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। ओके, फिर कौन कौन से फीचर्स हैं जो एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, कौन कौन से फीचर हैं जो नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या हैं। ओके, फिर डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और कैसे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो केवल गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, वो आपके डे टू डे लाइफ में भी इन्फ्लुएंस करता है आपको। हम हर जगह डेमोक्रेसी को यूज़ करते हैं, कैसे, ये चीज़ हम लोग जानेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में। ओके, जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है इसमें वो है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, तो इसमें नेल्सन मंडेला गांधी जी का भी वर्णन आएगा ही आएगा आपका। नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, हमें संविधान की जरूरत क्या पड़ी है। ठीक है, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास हर चीज़ है, तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों यूज़ करें। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे बना, ये प्रोसेस को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। और क्या क्या गाइडिंग वैल्यू है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये लास्ट टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के।
नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 3 में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हम समझेंगे कि वाई इलेक्शन जरूरी क्यों है। ओके, इसका सेकंड टॉपिक में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो एक सिस्टम बना हुआ है इलेक्शन का, वो कैसे काम करता है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग कवर करेंगे व्हाट मेक्स द इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ओके, तो एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कोई कंट्री का जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक बन जाता है और किसी कंट्री का जो इलेक्शन होता है वो नॉन डेमोक्रेटिक होता है। और इसी के तहत हम केस स्टडीज करेंगे इंडिया का। ओके, इंडिया का इलेक्शन जो कहलाता है वो डेमोक्रेटिक कहलाता है, क्यों कहलाता है इस चीज में हम लोग समझने वाले हैं। वो चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा वर्किंग इंस्टीट्यूशन। इसमें सब टॉपिक्स हैं आपके मेजर पॉलिसी डिसीजंस। ओके, अगर आप पॉलिसीज को जान जाएं तो आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि आपका गवर्नमेंट कैसे काम करता है, आपका इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। ओके, इसी के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे पार्लियामेंट को। ओके, पार्लियामेंट की क्या काम कर सकती है, उनके पावर्स क्या है, उनके जुडिक्शंस क्या है। ओके, इस चीज़ के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। वैसे दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, लेकिन आपको इस बार केवल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कवर करना है। वैसे हम लोग दोनों को ही कवर करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक जो हम लोग इसमें कवर करेंगे वो है जुडिशरी। ओके, ये लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इसमें जुडिशरी कवर करेंगे यानी न्यायालय को हम लोग कवर करने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर जो सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या क्या होती हैं एक इंसान की। तो लाइफ विदाउट राइट्स क्या हो सकता है, अगर अधिकार आपको ना दिया जाए तो क्या कैसा लाइफ गुजरेगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ फिर आगे अगर हम देखें दूसरे टॉपिक्स में तो राइट इन अ डेमोक्रेसी। ओके, क्या क्या अधिकार है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी हमें क्या क्या अधिकार देती है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड टॉपिक में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को पढ़ने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या राइट्स देते हैं, क्या क्या अधिकार प्रोवाइड किया हुआ है और कौन कौन से अधिकार को बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता है, किसी कीमत पर भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम्स टू द पीपल्स टेलीकास्ट। ओके, तो इस सीरीज का चौथा वीडियो जिसमें हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस को, वो भी बिल्कुल डिटेल में। अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, उनमें हमने बिल्कुल डिटेल में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का बिल्कुल डिटेल में ही सिलेबस को डिस्कस किया है। कौन कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, ये सारा चीज़ हमने उसमें डिस्कस किया है, तो आप जरूर उन्हें देखें। ओके, चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। ओके, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना है चैप्टर 1, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। ओके, सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर का। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाया जाता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके, फिर फार्मिंग पैटर्न देखेंगे पालमपुर का और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे पालमपुर का ही। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, तो पालमपुर का केस स्टडी किया गया है। ओके, और उसी के हिसाब से आपको समझाया है इकोनॉमिक्स को, ये कैसे प्रोडक्शन लीड करता है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें डिस्कस करना है वो है पीपल्स एज अ रिसोर्स। देखिए, आपने वाटर एज अ रिसोर्स, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स देखा होगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज और वेरियस तरह के रिसोर्स के बारे में आपने सुना होगा, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में भी सुना होगा। लेकिन पीपल्स भी रिसोर्सेज होते हैं, ये चीज़ हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर का सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन और वीमेंस के द्वारा जो की जाती है उनके बारे में देखेंगे, और एक क्वालिटी पॉपुलेशन क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे, कैसे जब एक इंसान स्किलफुल हो जाता है तो क्वालिटी पॉपुलेशन कहलाता है। ओके, क्वालिटी पॉपुलेशन के अंडर आ जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो थर्ड चैप्टर हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसमें हम गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कैसे गरीबी एक हमारे लिए चैलेंज है जिसे रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी का 2 केसेस हम लोग पढ़ेंगे। ओके, शुरुआत में फिर पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट के द्वारा पॉवर्टी को कैसे देखा जाता है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और किसी भी कंट्री का एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है कि कैसे कितनी पॉवर्टी है उस कंट्री में, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। वनरेबल ग्रुप्स जो वनरेबल है मतलब नष्ट होने के कगार पर है, जो पूरी तरीके से तबाह है इस पॉवर्टी के कारण, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी कि कहीं किसी स्टेट में ज़्यादा गरीबी है, कहीं पे गरीबी नहीं है, कोई प्रोस्परस है, कोई स्टेट प्रोस्परस है, कोई स्टेट बहुत गरीब है, ऐसा क्यों, तो इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं इस टॉपिक में।
नेक्स्ट जो है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को देखेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड जो गरीबी है वो कैसे फैली हुई है, इस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट है कॉज ऑफ पॉवर्टी, क्या क्या कारण आते हैं, क्या क्या कारण होंगे जो पॉवर्टी को कॉज करेंगे, इस चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं गरीबी को हटाने के लिए, रोकने के लिए। ओके, तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है द चैलेंजेस अहेड। तो फ्यूचर में इसी पॉवर्टी को लेकर चैलेंजेस जो हैं उस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओवरव्यू इसका, इस चैप्टर का पूरा फूड सिक्योरिटी क्या होती है इस चीज़ को समझेंगे, हम लोग को फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है इस चीज़ को समझने वाले हम लोग, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि फूड इनसिक्योरिटी कैसी है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कैसे हो जाता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कैसे काम करता है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, बफर स्टॉक्स क्या होते हैं। ओके, पीडीएस सिस्टम क्या होता है इस चीज़ में हम लोग को पढ़ना है। आपने सुना होगा कि राशन का दुकान, हाँ, राशन कार्ड के बारे में आपने सुना होगा बहुत बार, तो ये राशन कार्ड के बारे में हम लोग इसी में समझने वाले हैं पीडीएस सिस्टम में। करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आज के समय में क्या स्टेटस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, पीडीएस का, ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर में इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे चारों के चारों सब्जेक्ट्स, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, ये चारों के चारों सब्जेक्ट को हम लोग ने कवर किया है बहुत अच्छे से। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम्स टू द पीपल्स टेलीकास्ट। तो इस वीडियो में आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, तो अभी तक जो हमने देखा जितनी भी सिलेबस को, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस रहे, ज्योग्राफी रहे, इकोनॉमिक्स रहे या हिस्ट्री रहे, तो उनमें जो भी कंटेंट हमने देखे, तो अब ये हमें समझना पड़ेगा कि आखिर सीबीएसई किन किन पॉइंट पे हमें नंबर देने वाला है। ओके, एग्जाम में किन किन चीज़ों पे मार्किंग होती है, इस चीज़ को हम लोग अगर अच्छे से समझ लें तो अपने कॉपी को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इजंट इट? ओके, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे पहला टॉपिक्स क्या है। ओके, किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे, तो 3 बेसिक टॉपिक्स हैं जिन पे सीबीएसई एग्जामिनेशन में फोकस करता है। सबसे पहला है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ओके, उन चीज़ को आप कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, उनको याद रख रहे हैं, इस चीज़ पे भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये टोटल मार्क्स 28 मार्क्स का क्वेश्चंस इंक्लूड किया हुआ रहता है इस पर्टिकुलर बेसिस पे, जो 35% पूरे के पूरे सोशल साइंसेस का 35% इंक्लूड होता है इसमें। ओके, वेटेज है। नेक्स्ट जो है वो है अप्लाइंग, तो जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग हुआ उसको आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी आपका दिया जाएगा जो कि 14 नंबर का होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये दोनों टॉपिक 1 और 3, इन 2 बेसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, तो आप क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, जो डेटा आपको प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन जो प्रोवाइडेड है, फिर इवैल्यूएट करके उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिकली कहना क्या जा रहा है, तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कितने बढ़िया से आप क्वेश्चन को लिखते हैं, इस चीज़ को भी देखा जाता है सीबीएसई के एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और ये टोटल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे, इस बेसिस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 32 नंबर के आएंगे, यानी 32 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो अपने आप में 40% कंटेंट किए रहते हैं। तो टोटल मिला के हो गए ये 80। ओके, एक टॉपिक और है इसमें जो है मैप स्किल। ओके, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल मिला के अगर आप देखें अब तो टोटल 80 मार्क्स का हो जाता है। अच्छा, अगर मैप्स का मैं बात कर लूँ तो मैप्स में बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जो आइटम्स आएंगे वो हिस्ट्री से आएंगे और जो 4 आइटम आएंगे वो ज्योग्राफी के लिस्ट से आएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैप पे ही होगा, मैप पे ही बेस करके होगा कि मैप में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या एक्सक्लूड करना है, क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनको अगर हम कवर कर लें तो हम बहुत अच्छे तरीके से ये 6 मार्क्स को उठा सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम्स टू द पीपल्स टेलीकास्ट। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैप आइटम्स को। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 2 टॉपिक्स जो आएंगे वो हिस्ट्री से आने वाले हैं, ओके, और जो 4 टॉपिक्स जो आएंगे वो आपके ज्योग्राफी से दिए जाएंगे। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपके आज के इस पूरे वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हिस्ट्री को देख लेते हैं। ओके, तो हिस्ट्री में सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या आ सकता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में
इस चीज़ को आप समझिए कि मैप आउटलाइन मैप होगा, पॉलिटिकल मैप होगा, उस पर आप लेवलिंग करने के लिए भी दिया जा सकता है और आइडेंटिफिकेशन भी करने के लिए दिया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हो सकता है एक प्लेस को पहले से डिनोट कर दिया जाएगा और वहाँ पे बताना रहेगा आपको कि बताइए यहाँ पे क्या है। ओके, ये एक पैटर्न है देने का। दूसरा पैटर्न क्या है? दूसरा पैटर्न हो सकता है ये कि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी जैसे ये, और बोला जाएगा कि बताओ ये सारी जगह कहाँ कहाँ है। ओके, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन इसी तरीके से काम करता है मैपिंग में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में से आना क्या क्या वाला है। तो इस चैप्टर में से हमें 4 सिटीज़ दी जाएंगी लेबलिंग करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। पहला जो सिटी होगा वो बोर्डेक्स होगा, दूसरा जो होगा नंतेस होगा, तीसरा पेरिस, और चौथा जो है मार्सेलस। ये 4 सिटीज़ को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। ओके, और हम लोग अपने वीडियोस में भी अच्छे तरीके से इसे कवर करवाएंगे। नेक्स्ट है सोशलिज्म। जो चैप्टर आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन है, उससे क्या क्या आएगा। यहाँ पे भी आप लेबलिंग करने और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको दिया जाएगा, जिसमें बेसिकली दिया क्या जाने वाला है। तो फर्स्ट वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उनको डिनोट करने के लिए, तो सेंट्रल पावर और एलाइड पावर कौन कौन से हैं इनको डिनोट करने के लिए दिया जा सकता है, लेबल करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा सकता है। तो सेंट्रल पावर में क्या दिया जा सकता है, जर्मनी कहाँ है, ऑस्ट्रिया हंगरी कहाँ है, भाई तुर्की कहाँ है, ये सारा चीज़ दिखाने को आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट एलाइड पावर में क्या, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए को आपको डिनोट करना पड़ेगा मैप में। ओके, थर्ड चैप्टर जो नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर है, उससे क्या क्या आ सकता है। तो उससे वर्ल्ड वॉर सेकंड में पहला जो टॉपिक आएगा वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो एक्सेस पावर और एलाइड पावर की कंट्रीज थी उनको डिनोट करने के लिए आएगा। जर्मनी, इटली, जापान, यूके, फ्रांस, रशिया, ओके, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, और यूएसए को डिनोट करने के लिए आएगा। ओके, फिर जो सेकंड टॉपिक इसमें कवर करने वाला है वो है टेरिटरीज अंडर द जर्मन एक्सपेंशन। नाजी पावर में जब जर्मनी बढ़ गया था, एक्सपेंड कर गया था, तो उस समय कौन कौन से टेरिटरीज थी उन चीज़ को कवर करने के लिए। तो उसमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जिसमें केवल स्लोवाकिया को आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, डेनमार्क, लुथेनिया, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारे को आपको डिनोट करना पड़ेगा आपके मैप में। तो ये तो बात थी आपकी हिस्ट्री की। तो अब कवर करते हैं हम लोग ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी में हम लोग को फिर से पॉलिटिकल मैप मिलने वाला है। ओके, चाहे वो हिस्ट्री रहे चाहे पॉलिटिकल साइंस रहे, आपको मिलने वाला है पॉलिटिकल मैप, जो एक सुविधाजनक होगा आपके लिए। ओके, अगर फिजिकल मैप आ जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल मैप दिया है तो बहुत अच्छा हो गया है। तो अब बात करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन का। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन में बेसिकली हम लोग को क्या क्या क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इंडियन स्टेट्स विद कैपिटल दिया जा सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ये चीज़ हो सकता है डिनोट हो जाए। कहाँ से कैसे पास हो रहा है ये भी बनाने के लिए दिया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये चीज़ दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है चैप्टर 2, उसमें से क्या क्या दिया जा सकता है। तो माउंटेन रेंजेस के बारे में, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली रेंजेस के बारे में पूछा जा सकता है। विंध्यान रेंजेस के बारे में, सतपुरा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, डिनोट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है। फिर कुछ माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स पिक के बारे में डिनोट किया जा सकता है, दे देगा। K2 को डिनोट करो, कंचनजंगा को डिनोट करो। ओके, नाईमोडी को डिनोट करो, ऐसे आ जाएगा। फिर प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। कोस्टल प्लेन में हम लोग कोंकण, मालाबार, कोरमंडल और नॉर्दर्न सर्कल को हम लोग देखेंगे, लेबल करेंगे। थर्ड जो चैप्टर था हमारा ड्रेनेज, उससे रिवर्स आएंगे। तो रिवर्स, हिमालयन रिवर्स हम लोग को इंदस, गंगा और सतलुज को डिनोट करना रहेगा। पेनिनसुलर रिवर में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, तो नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी को पढ़ना है। ठीक है, लेक्स में वुलन लेक्स, पुलकिट लेक, सांभर और चिल्का लेक को आ जाएगा डिनोट करने के लिए आपका। ओके, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट जो चैप्टर था 4 यानी क्लाइमेट, उससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उससे बेसिकली क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जा सकते हैं कि एरिया रेन के हिसाब से दिए जा सकते हैं कि कौन से एरिया में 20 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ओके, कम होती है, ज़्यादा होती है, ऐसे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आएगा ये आपका। फिफ्थ चैप्टर से आपका जो कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ था, उससे आपको जो दिए जाने वाले हैं मैप, उसमें आता है वेजिटेशन टाइप, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को दे देगा दिखाने के लिए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को, थॉर्न फॉरेस्ट को, माउंटेन फॉरेस्ट को, मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी दे सकता है। ये सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए देगा, ओनली लेबल करने के लिए नहीं देगा, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए देगा। ओके, मतलब ये है कि दिखा देगा, ऐसे करके डिनोट कर देगा, ऐसे दे देगा आइडिया, एक एरो दे देगा और बोलेगा कि बताओ यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है। नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क में कौन कौन से पार्क आ सकते हैं, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आ सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क आ सकता है, रणथंभौर आ सकता है, शिवपुरी, कान्हा, सिम्पलीपाल एंड मानस, ये नेशनल पार्क आपको डिनोट करने के लिए आ सकते हैं। बर्ड सेंचुरीज में कौन कौन से आ सकते हैं, तो भरतपुर और रंगनतीर्थो। ओके, तो ये 2 सेंचुरीज आ सकती है डिनोट करने के लिए आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से क्या क्या आने वाला है, तो सरिस्का आने वाला है। ओके, मुडुमलाई आने वाला है, राजा जी आने वाला है, दंचिंगम आ सकता है। ओके, इन्हें लोकेशन एंड लेबलिंग दोनों आ सकता है इनमें से। ओके, दोनों करने के लिए आ सकता है मैप में, आप रेडी रहे। पॉपुलेशन में आपको लोकेशन और लेबलिंग दोनों करना पड़ेगा। ओके, हो सकता है दोनों में से कोई एक ही देगा,
या तो लेबल करने के लिए देगा या लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए देगा। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, पॉपुलेशन में पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी स्टेट कौन कौन सी हैं, ओके, उनको डिनोट कीजिए या लेबल कीजिए। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सेक्स रेशियोज किस में ज़्यादा है किस में कम है उसको बताइए। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, ओके, लार्जेस्ट सबसे बड़ा एरिया वाइज और सबसे छोटा कौन सा है, ये चीज़ डिनोट करने के लिए आ जाएगा। तो ये था आपका मैप स्किल्स जो आपका सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम्स टू द पीपल्स टेलीकास्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरनल असाइनमेंट को, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरनल असाइनमेंट में आपका दिया जा सकता है, स्कूल से दिया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला जो है वो पीरियोडिक असाइनमेंट है। ओके, ये 10 मार्क्स का होगा, लेकिन ये भी 5-5 मार्क्स में डिवाइडेड होगा। पहला 5 मार्क्स का पेन पेपर टेस्ट ले लिया जाएगा, और जो 5 मार्क्स होंगे उसमें कुछ भी करवाया जा सकता है, क्विज करवाया जा सकता है, डिबेट करवाए जा सकते हैं, रोल प्ले करवाया जा सकता है, वाइवा लिया जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जा सकता है, एनीथिंग जो भी आपके टीचर्स चाहे आपका स्कूल चाहे वो करवा सकता है 5 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका पोर्टफोलियो है। ओके, पोर्टफोलियो कुछ नहीं, आप जो कॉपी वगैरह मेंटेन करते हैं वो उसके हिसाब से आप कितने पंक्चुअल हैं ये सारा चीज़ देखा जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर कहीं नहीं जा रहा है अगर आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी को मेंटेन कर सकते हैं। क्लास वर्क जो है, असाइनमेंट जो है वो आप अच्छे तरीके से टाइम पे सबमिट करते हैं कि नहीं, आपका कॉपी चेक है कि नहीं, हर चीज़ को देखा जाता है और 5 मार्क्स दे दिया जाता है। ओके, फिर आता है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में क्या, तो 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ओके, 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट जो दिया जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने इस वीडियो में। ओके, तो प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्या सिलेबस मिला है, तो प्रोजेक्ट वर्क में हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, किस पे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में। हर क्लास 9 के स्टूडेंट को अगर उसे 5 मार्क्स चाहिए सब्जेक्ट एनरिचमेंट के तहत, तो आपको इस प्रोजेक्ट को बना के रखना ही पड़ेगा। और आई होप अगर आपको ये बात पहले पता चल गई है तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पहले से कवर करके रखेंगे, और जब भी स्कूल में मांगा जाएगा तो आप इसे जरूर से जरूर वहाँ पे दे देंगे। ओके, जिससे आपके 5 मार्क्स तो रखे हुए हैं, यानी 5 मार्क्स ये हो गए और 5 मार्क्स आपके कॉपी के। ओके, तो ये 10 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं जा रहा है, रहा हुआ 10 मार्क्स का, तो वो भी आराम से आप उठा सकते हैं अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्टडी करें तो। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा इस सीरीज का ये सिलेबस वाला पूरा का पूरा पार्ट खत्म होता है। क्लास 9 का सारा सब्जेक्ट को, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस रहे, चाहे ज्योग्राफी रहे, हिस्ट्री रहे, इकोनॉमिक्स रहे, हमने डिटेल में देखा, हमने इंटरनल असाइनमेंट को देखा, हमने प्रोजेक्ट को देखा, और हमने ये भी जाना कि किन किन पॉइंटों पे, किन किन बेसिस पे हमें नंबर दिए जा सकते हैं, किन किन बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप एक बार और अच्छे तरीके से देखें, अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये वाला, तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।